बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। एमक्यूएम पाकिस्तान से रुकनियत खारिज करने के खिलाफ डॉक्टर फारूक सत्तार की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन और एमक्यूएम राब्ता कमेटी को नोटिस जारी। 7 फरवरी को जवाब तलब। मुझे पार्टी रुकनियत से हटाया गया, रुकनियत खात्मे का ऑर्डर तो दे दें। मेरे वकील बहादुराबाद राब्ता कमेटी को नोटिस देंगे। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कराची के हल्के PS 94 पर ज़िमनी इंतखाब का मैदान मुत्तहदा पाकिस्तान ने मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुत्तहदा के उम्मीदवार हाशिम रजा 21,728 वोट लेकर कामयाब। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अशरफ जब्बार कुरैशी 9,223 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुत्तहदा के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वोटर्स और कारकुनान से इजहार तशक्कुर। तनकीद करने वालों को सबक सीखने का मशवरा। कराची में ट्रैफिक पुलिस की कई चौकियां भी तजावुजात में शामिल। KMC ने PIDC ज़ैनब मार्केट फ्रेयर ट्रैफिक चौकी को नोटिस जारी कर दिए। ट्रैफिक चौकियां खाली करने की हिदायत। फुटपाथ पर कायम चौकियां मिसमार कर दी जाएंगी। कराची में मसीहाओं को अपनी फिक्र लग गई, मरीज रुल गए। हुकूमती अस्पतालों में तनख्वाहों में इजाफे के लिए डॉक्टर्स ने हड़ताल कर डाली। OPD मुकम्मल तौर पर बंद। मुतालबात न मानने की सूरत में दीगर वार्ड्स भी बंद करने की धमकियां। ताहाल हुकूमत की जानिब से ना कोई हिकमत अमली बनाई गई, ना कोई मुज़ाकरात किए गए। जिना सिविल लियारी अस्पताल में मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले बात करेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से रुकनियत खारिज करने के खिलाफ डॉक्टर फारूक सत्तार की दरख्वास्त की समाअत हुई और उस समाअत में आज मुअज़्ज़ज़ जज ने इस एप्लीकेशन को टेकअप किया था। उसके बाद जब डॉक्टर फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि जी मुझे रुकनियत से गैर कानूनी तौर पर हटाया गया। नोटिस पे सिर्फ एक शख्स के दस्तखत हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि चूँकि कानून के तहत मुझे नहीं हटाया गया, इसलिए अब जो है और ना मुझे नोटिस दिया गया है जिस नोटिस के तहत मुझे हटाया गया है, तो अब बहादुराबाद राब्ता कमेटी को बाकायदा नोटिस भी जारी किए जाएंगे। अब नाज़रीन समझने की बात यह है कि आया मतलब अब जबकि एप्लीकेशन यानी काबिल समाअत हुई या नहीं हुई, या जब अदालत में इस एप्लीकेशन को जमा करा दिया गया, इस दरख्वास्त को जमा करा दिया गया, तो उसके बाद फिर नोटिस देने का क्या जवाब बनता है? ये तो नोटिस शो कॉज नोटिस या इज़हार वजूह का नोटिस तो पहले दिया जाता है, 14 दिन का टाइम भी दिया जाता है, उसके बाद फिर अदालत से रुजू किया जाता है। बहरहाल इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ रुकन कौमी असम्बली मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान सलमान मुजाहिद बलोच साहब। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या वजूहात हुई, क्या इनसाइड स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम सलमान मुजाहिद बलोच साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम बुलंद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, एक तो आप क्योंकि खुद भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और मुत्तहदा कौम मूवमेंट के बहुत सारे केसेस आप प्लीड करते रहे हैं, बहुत से केसेस आपने जीते भी हैं, और इस वक्त चूँकि जाहिर सी बात है डॉक्टर फारूक सत्तार ने पहले तो ऐलान किया था कि वो सिंध हाई कोर्ट में कोई बहुत अहम एप्लीकेशन जमा कराएंगे। उसके बाद अब ये सामने आया कि एक दरख्वास्त जमा कराई गई है डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से जिसमें रुकनियत खारिज करने के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है। क्या कहते हैं सर? देखें बुलंद इकबाल साहब, मैं ये समझता हूँ और मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि घर की लड़ाई को घर में रहना चाहिए, उसे बीच चौराहे पे या अदालतों की ज़िन्नत नहीं बनना चाहिए। और अभी भी जब इस पिटीशन की तैयारी की जा रही थी तो मेरा ये मशवरा था डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को कि आप बजाय कि हाई कोर्ट से रुजू करें, आप दोबारा जो है वो अपने पुराने साथियों के साथ मिल बैठकर इस मसले का कोई हल निकालें, और बजाय ये कि किसी और जगह या किसी और पार्टी से राब्ता करने के आप अपने घर वापस जाएं। लेकिन फारूक सत्तार साहब के पास फॉरम वो अवेलेबल था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को एज ए कन्वेनर बहाल किया था, और उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी, एक उनके पास एक सूरत मौजूद थी कि वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते उस फैसले के खिलाफ अपील में। लेकिन फारूक सत्तार साहब ने, चूंकि उस वक्त इलेक्शन का दौर था,
तो फारूक सत्तार साहब ने उस जो एक रेमेडी थी उनके पास उसको अवेल नहीं किया और वो टाइम बार हो गया। तो फारूक सत्तार साहब दोबारा से आपने देखा कि चांद रात को जो है दोबारा बहादुराबाद चले गए, इलेक्शन टिकट भी 2 ले लिए, इलेक्शन भी लड़ लिया। लेकिन चूंकि बात वही है कि जब ये कहा जाए बुलंद इकबाल साहब कि मैं अकेला ही सब कुछ खाऊं और मैं मिल बांट कर ना खाऊं, तो मेरे ख्याल में अब वो दौड़ नहीं है। सारी अथॉरिटी जो बहादुराबाद के हमारे एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं का जो मौक़िफ़ है कि फारूक सत्तार साहब अल्ताफ़ हुसैन साहब वाले पावर्स मांग रहे हैं, वो किसी सूरत नहीं दिए जा सकते या डिक्टेटरशिप पार्टी में कायम नहीं होने दी जाएगी। मेरे ख्याल में तो यही मसला है, मसला और कुछ नहीं है, मसला सिर्फ और सिर्फ इख्तियारात का है। इख्तियारात भी चलें आपको मिल जाएंगे। आप अभी खालिद मकबूल साहब का भी 4 दिन पहले 5 दिन पहले बयान आया था कि फारूक सत्तार साहब के लिए दरवाजे खुले, वो आना चाहें तो आ जाएं। तो मैंने ये तमाम बयानात दिए जा रहे हैं और रऊफ सिद्दीकी साहब ने भी आज इसी किस्म की गुफ्तगू की, तो सर फिर क्या वजूहात थी जिनकी वजह से डॉक्टर फारूक सत्तार जो हैं वो उनको अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा? हालांकि जब दरवाजे वैसे ही खुले हुए थे, पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं, राब्ता कमेटी बहादुराबाद का दरवाजा खुला हुआ है, तो फिर अदालत जाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? देखें बुलंद भाई, बात सिर्फ ये है कि फारूक सत्तार साहब तो खुद शरीफ आदमी है और मैं समझता हूँ कि अच्छे आदमी हैं, लेकिन आजकल जो फारूक सत्तार साहब के अतराफ में जो मुशीर हैं वो सब नादान मुशीर हैं जी। और मैं समझता हूँ कि उनमें किसी की अपनी तो कोई हैसियत नहीं है। वो फारूक सत्तार साहब के चेहरे को, फारूक सत्तार साहब के कंधे को इस्तेमाल करके अपनी हैसियत बनाना चाह रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो बिहाइंड द कर्टेन फारूक सत्तार साहब को मशवरा दे रहे हैं, कुछ फोन पे फारूक सत्तार साहब को मशवरा दे रहे हैं। तो वो जो सही राह है, सही सिमत है, उससे फारूक सत्तार साहब को डिट्रैक्ट करके वो दीगर चीज़ों की तरफ लेके जा रहे हैं। और आज हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल हुई है, वो समझता हूँ कि ये पिटीशन मतलब सूरत ये थी कि आर्टिकल 199 के तहत फाइल होनी चाहिए थी, लेकिन आज ये पिटीशन जो है वो सूट पिटीशन में कन्वर्ट हो गई और सूट पिटीशन में आपको पता है सिविल लिटिगेशन हो जाता है। और आज जो जस्टिस साहब से जुनैद गफ्फार साहब, उन्होंने कहा कि जी पहले तो आप वो ऑर्डर लेके आइए कि जिसके तहत आपको खारिज किया गया। रिटर्न में ऐसी कोई बात नहीं थी और मीडिया पे तो चीज़ें चली हैं लेकिन शायद वो अवेलेबल नहीं था। अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है उसमें 7 फरवरी, उसमें भी तो ये देखना है कि ये सूट एडमिसेबल है भी या नहीं है और जो फारूक सत्तार साहब ने या उनके लॉयर ने जो उसमें ग्राउंड्स लिए हैं वो मेंटेनेबल है कि नहीं है और दायरे इख्तियार में आते हैं या नहीं आते। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, एज अ लॉयर आपसे जानना चाहूँगा बहैसियत वकील ये ये जो नोटिस दिया जाता है किसी भी इदारे के खिलाफ, किसी शख्स के खिलाफ, जब कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है उससे पहले एक नोटिस दिया जाता है जिसे हम लीगल नोटिस भी कहते हैं, इज़हार वजूह का नोटिस भी कहते हैं। तो ये नोटिस पहले बहादुराबाद राब्ता कमेटी को क्यों नहीं दिया गया? अब जबकि ये सूट या व्हाटएवर जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन है ये फाइल हो गई है और इसके बाद क्यों नोटिस दिया जा रहा है सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस दफा एमकेएम पाकिस्तान के जो कन्वेनर हैं या जो राब्ता कमेटी है या जो डिप्टी कन्वेनर है, उन्होंने जो कॉर्डल फॉर्मेलिटीज थी वो फुलफिल की है। 2 दफा या 3 दफा जो है वो लीगल नोटिस भी भेजा गया, फाइनल नोटिस भी भेजा गया। उसके बाद जाके फाइनली मेरे ख्याल में ये इखराज का नोटिस इशू हुआ। एज फार एज फारूक सत्तार साहब इज कंसर्न, जब उनके इल्म में यह बात मीडिया के थ्रू आ गई कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया 10 नवंबर को, तो उन्हें चाहिए था कि अपने लॉयर के थ्रू एमकेएम राब्ता कमेटी को या कमर नवीद साहब को, बकौल उनके जिनके साइन से उन्हें खारिज किया गया, उनको नोटिस भेजते और उनसे रीजंस मांगते कि जी किन वजूहात की बिना पे आपने मुझे निकाला, रीजंस इन राइटिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। शायद उस फॉर्मेलिटी को फुलफिल नहीं किया गया जो कि बेसिक और मैंडेटरी था और ये रिक्वायरमेंट है लॉ में। तो मैंने कहा ना, अभी तो एडमिसेबल होना है सूट को, लेकिन फारूक सत्तार साहब ने जो लॉयर किए हैं माशाल्लाह, शमसुल इस्लाम साहब, वो भी बहुत बड़ा नाम है और मैं समझता हूँ कि देखें बाकी क्या होता है। लेकिन मुजाहिद बलोच साहब ये भी बता दीजिएगा कि यानी एक तरफ वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक दस्तखत से जो है वो निकाला गया है, जबकि कम से कम 3 दस्तखत होने चाहिए थे लेटर पे। वो लेटर फारूक सत्तार साहब ने देखा हुआ जरूर है लेकिन वो लेटर उनके पास नहीं है। तो हमारी इत्तलात के मुताबिक तो डॉक्टर फारूक सत्तार ने लेटर रिसीव ही नहीं किया था, जो उनकी बुनियादी रुकनियत कैंसिल करने का जो लेटर था। क्या ये बात दुरुस्त है? सर, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये इनके पर्सनल स्टाफ का इशू है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि उनके इल्म में ये बात थी
और मैं समझता हूँ कि ये फैसला राब्ता कमेटी में होता है। राब्ता कमेटी की जो अक्सरियती राय होती है उस पर होता है। फिर एक शख्स को ये इख्तियार दिया जाता है कि आप जो है उस लेटर को इशू, जैसे कि इलेक्शन में टिकट दिए जाते हैं तो इलेक्शन में जो टिकट का इख्तियार होता है, फॉर एग्जांपल पूरी राब्ता कमेटी तय करती है कि कौन सा हल्के से कौन सा कैंडिडेट लड़ेगा, लेकिन जो टिकट साइन करने का इख्तियार होता है वो डिप्टी कन्वीनर को या कन्वीनर को होता है। जैसे किसी जमाने में फारूक सत्तार साहब क्या करते थे, इस दफा जो खालिद मकबूल साहब ने किए। सर ऐसे ही जैसे कोई भी कंपनी हो उसमें कोई भी रेजोल्यूशन पास हो, कंपनी सेक्रेटरी वो रेजोल्यूशन निकालता है, उसमें जरूरी नहीं है कि तमाम डायरेक्टरान की सिग्नेचर्स हो या कुछ भी हो। लेटर तो सर एक ही की मेरे ख्याल में सिग्नेचर से निकाला जाता है, एक शख्स की। जी जिसे कानून तो ये कहता है। और मैं समझता हूँ कि अभी भी मेरा मशवरा बरदराना MQM के कारकुन के तौर पे यही है डॉक्टर फारूक सत्तार को कि वो पार्टी का असासा है, एक बड़ा नाम है और लोग उन्हें चाहते हैं, तो वो अपनी तवानाइयाँ अपनी एनर्जी बजाय कि इधर उधर जाया करें, दोबारा से MQM को मजबूत करने में, MQM की यूनिटी को वापस लाने में, वापस अपने घर जाएं। और मैं समझता हूँ कि वापस जाने में कोई आर भी नहीं है। और मैं मुबारकबाद भी देना चाहूंगा राब्ता कमेटी को, MQM के कारकुनान को, कि कल PS 94 में जो ज़मीनी इलेक्शन में जो फतह हासिल हुई है, तो मैं समझता हूँ कि MQM दोबारा अपने रिवाइवल की तरफ जा रही है। और कराची के शहरियों को इस बात का एहसास हो गया है कि उनका जो मैंडेट था उनसे छीना गया था और MQM ही उनकी नुमाइंदा जमात है। तो मेरा मशवरा तो आज भी है, चाहे फारूक सत्तार साहब मेरी बात माने या ना माने, या हो सकता है मेरी बात उनको बुरी लगे, लेकिन मेरा मशवरा उनको यही है कि वो ये ORC को भी मतलब साइडलाइन करें, अपनी कमेटी को भी। क्योंकि देखें बात ये, असल बात ये है, आपको फैक्ट्स की तरफ जाना चाहिए। इस दफा जब फारूक सत्तार साहब दोबारा बहादुराबाद से वापस आए तो उस तादाद में ना वो लोग उनके साथ खड़े हुए, ना कारकुनान को अट्रैक्ट कर सके। इवन के कई ऐसे मेंबर्स हैं जो उनकी 22 रुकनी या 24 रुकनी कमेटी में शामिल है, तो पहले दिन से अब तक आई नहीं है PIB। फोन पे तो रास्ते में है लेकिन नहीं आए। लाइक जावेद काजमी भाई, वो अब तक नहीं आए। इस तरह इनके साथ जो पहले थे अब्दुल वसीम भाई थे, वो बहादुराबाद में, शेख सलाउद्दीन भाई थे बहादुराबाद में। तो मतलब तादाद अब कम होती जा रही है लोगों की जो पहले साथ खड़े हुए थे PIB के। अब बहरहाल आपके इसी मैसेज के साथ जो आपने डॉक्टर फारूक सत्तार को दिया है, यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान मुजाहिद बलूच साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम खबर की छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन से पहले कि हम अपनी मेन स्टोरी पे जाएं, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कराची में इस वक्त यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से स्ट्राइक की जा रही है। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की OPDs जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, यानी जो आम डॉक्टर्स सुबह के औकात में मुख्तलिफ सरकारी हस्पताल में मरीज़ों को बैठ कर देखते हैं या वहाँ से फिर एडमिट करते हैं या दवाएँ दी जाती हैं, वो जो मरहला है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, वो इस वक्त बंद कर दिया गया है। और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनके मुतालबात जो कि अलाउंसेस के हवाले से हैं, बेसिक पे स्केल के हवाले से अगर वो ना माने गए तो फिर शायद मज़ीद शोबाजात भी अस्पतालों के बंद किए जाएंगे। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वारिस अली, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध के। डॉक्टर वारिस, आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें यंग डॉक्टर्स के हवाले से, इससे पहले एक और हमारी स्टोरी है जिस पे हम पहले बात करना चाहेंगे, और वो है कराची के हल्के PS 94 में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। आपको भी बताते चलें कि इन ज़िमनी इंतखाबात का जो मैदान है वो मार लिया है मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने। और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार हाशिम रज़ा ने हासिल किए 21,728 वोट, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार जो हैं वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अशरफ जब्बार कुरैशी, जिन्होंने 9,223 वोट हासिल किए। नाज़रीन, इस हवाले से हम बात भी करना चाहेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है जीतने वाले उम्मीदवार तो अब भी उनका ताल्लुक़ मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान से। पहले भी ये सीट जो है वजाहत साहब जिनके इंतकाल की वजह से ये सीट खाली हुई थी, वो पहले भी यानी ये सीट मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास थी। बहरहाल इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे पास इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, जिनका ताल्लुक़ मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान से है। ये वो कैंडिडेट हैं जो दूसरे नंबर पर रहे PS 94 में। अस्सलाम वालेकुम अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने मेरा ताल्लुक़ गलत करा दिया, मैं तहरीक इंसाफ से हूँ। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी जी सर। जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी सर, ये मुझे बताइएगा कि अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, इस दफ़ा इलेक्शंस में जो ख़ासतौर पर रिजल्ट देखा गया, दूसरे नंबर पर पार्टी रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और
9,223 वोट आपने हासिल किए। लेकिन सर रिजल्ट्स तो जाहिर सी बात है, लास्ट टाइम भी ये सीट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जीती हुई थी, इस दफ़ा भी उन्होंने जीती। लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि शायद चूंकि इस दफ़ा टीएलपी वाला फैक्टर नहीं था, पिछले इलेक्शंस में 14,000 वोट टीएलपी ने हासिल किए थे क्रेन के निशान के साथ, कोई खास फर्क नहीं आया सर नताइज में, क्या कहेंगे? लेकिन जी एक बात तो ज़हन में रखें कि ये जो इलेक्शन यहाँ पर हुआ है ये मुत्तहिदा का एक ऐसी जगह है जहाँ कोई 30 साल 35 साल से किसी ने कोई कंपेन ही नहीं चलाई यहाँ पे आज तक किसी कैंडिडेट ने। मैंने यहाँ मैंने कैंपेन चलाई यहाँ पर, मैं गली गली में गया हूँ और माहौल अच्छा था, लानी के लोगों ने बड़ा वेलकम किया और बड़े अच्छे वोट डाले वहाँ पर। लेकिन क्योंकि मेरे सामने एक ऐसी पार्टी है जो अपने सिस्टम पे यकीन रखती है, उनके पास कोई सिस्टम है ऐसा जिसमें अवामी राय का मामला जो है वो एक तरफ हो जाता है। उन्होंने एक बहुत ज्यादा हर हल्के में, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इनके कोई 35-40 हजार या 30-35 हजार या इससे कम या ज्यादा कमोबेश उन्होंने वोटों का इंतजाज ऐसा कराया हुआ है जो बाहर से आके हर हल्के में वोट डालते हैं। यहाँ पे अवामी मैंडेट जो भी आवाम का जो वो था, यहाँ पे राय बनी हुई थी, लांडी में सर्वे हो रहे थे, हमारे पास सर्वे मौजूद है, यहाँ पे हम ये हमारे करीब में भी नहीं थे। लेकिन इलेक्शन डे के अंदर टर्नआउट भी इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन इनके जो वोट थे वो अचानक बड़ी तेजी से बढ़ने शुरू हुए हैं। और ये वोट जो थे वो मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, किसी दिन बैठूंगा मीडिया के सामने भी लेकर आऊंगा कि इन्होंने बेतहाशा वोटों का इंतजाज ऐसा कराया हुआ है कि वहाँ का एड्रेस जो है गुलशन का एड्रेस है तो उस आगे लानी टाउन लिखा हुआ था, उस लानी टाउन की बुनियाद पर इन्होंने इंतजाज कराया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने इस बात का नोटिस नहीं लिया, लेकिन जब मैं कैंपेन चला रहा था तो उस दरमियान में जब हमने ये वोटर लिस्ट को चेक किया और पर्चियां तकसीम करने की बात की तो टाइम इतना कम रह गया था कि उसके अंदर कोई और टाइम ही नहीं था। तो ये वहां पर अगर अवामी राय देखेंगे तो वो तहरीक इंसाफ के हक में है। लानी की गली गली में मैं गया हूँ, बड़ा वेलकम था पीटीआई के लिए और हमने बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा, बड़ा फेयर इलेक्शन कराने की कोशिश की इंतजामिया ने भी। लेकिन वो जो सिस्टम जो इनका है वो सिस्टम को समझना पड़ेगा पूरे सिस्टम को, और ये जो है इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो सीधा करें, वरना इस तरह का जाली मैंडेट लेके लोग बार बार आते रहेंगे और कहते रहेंगे कि हमारा मैंडेट है, वो मैंडेट नहीं है वहाँ उनका। अशरफ कुरैशी साहब ये भी बताइएगा, देखिए अगर हम 2018 के इलेक्शन से कंपेयर करें इन रिजल्ट्स को तो 32,000 वोट तकरीबन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने हासिल किए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13,600 कुछ वोट हासिल किए थे। इसके अलावा टीएलपी ने 14,000 के लगभग वोट हासिल किए थे। सर अब जबकि और दूसरी जमातें इस वक्त खातिर खा वोट नहीं हासिल कर सकें, टर्नआउट कम भी रहा, लेकिन अगर हम डिफरेंस देखें या गैप देखें तो तकरीबन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेम ही रहा। जबकि जाहिर सी बात है आप लोग की इस वक्त जो पूरी सिंध की या कराची की आप लीडरशिप कह लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने आपको बहुत सपोर्ट भी किया, हमें मुख्तलिफ जगहों पे सपोर्ट नजर आई, लेकिन वोट बैंक बढ़ने के बजाय कम हुआ है। सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आप गलत फिगर इसको कर रहे हैं। उनके 32,000 समथिंग वोट थे, उनके तकरीबन जो है 11,000 12,000 वोट कम हुए। सर मैं भी तो आपको यही बता रहा हूँ कि 32,000 हमारे सुने ना, हमारे 13,000 वोट थे, हमारे 4,000। मैंने भी यही बात की है कि 32,000 एमक्यूएम के थे, 13,000 आपके थे। तो 13,000 आप ये तो देखे ना फिगर, उन्होंने लिए 21,000, मेरे 3,000 वोट कम हुए, उनके जो है 11,000 वोट कम हो गए। आप कैसे इसमें कंपेरिजन तो नहीं आ सकता ना, जाहिर बात है मेरे 3,000 वोट कम है, 3,500, उनके जो है 11,000 वोट कम हो गए। दूसरी बात ये कि उनके वोट जो है जो उन्होंने डाले हैं वो वोट मैं आपको बता रहा हूँ जेन्युइन नहीं है। मैं अगर किसी दिन आपके यहाँ कोई प्रोग्राम में आऊंगा तो वो प्रूफ लेकर आऊंगा, साथ दिखाऊंगा आपको, वो प्रूफ आप देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कि ये हुआ क्या है। वहां पे तो इनके कैंप खाली पड़े हुए थे, इनके लोग इनके पास नहीं खड़े हुए थे, पब्लिक लोगों में आवाम में मैं जा रहा था, वहां का भरपूर मुझे परेशानी मिल रही थी। मैंने बड़ी आजादा ना मूवमेंट चलाई है, मेरी पूरी कंपेन हमारी बहुत अच्छी तरह अंदाज में चली है। आप मालूम कर लेंगे लानी के एरियाज में हर जगह से आपको ये आवाज आएगी पीटीआई की। और ये 2013 में भी हमारे साथ हुआ था। 2013 में गुलशन से लड़ रहा था, हर एक बंदे ने वोट डाले थे 2013 में पीटीआई को, हर एक बच्चा कह रहा था। और 2018 के जो है नई कराची के इलेक्शन में वहां भी आप किसी से पूछेंगे तो वहां भी ये हाल था। लेकिन इनका एक सिस्टम है जो उन्होंने बनाया हुआ है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इनका ये सिस्टम आइडेंटिफाई होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। वो चीजें जो जाली वोट जिन्होंने इंतजाज कराए हुए उनको निकालना पड़ेगा। उसके बाद मैंडेट की बात होगी, मैंडेट अशरफ साहब, लेकिन ये तमाम चीजें तो पहले चेक करनी चाहिए थी। बहरहाल जो मैंने आपसे बात की थी ना, देखिए अगर 32,000 वोट पड़े थे और 11,000 वोट कम हुए तो तकरीबन 33% वोट कम पड़े मुत्तहिदा को। अगर आपके 13,000 थे और उसमें से तकरीबन 4,000 वोट कम पड़े तो आपको भी 33% वोट कम पड़े हैं। परसेंटेज में तनासुब की बात कर रहा था, नंबर ऑफ वोट्स जाहिर सी बात है
पहले आपके 13,000 थे, आपके 13,000 में से 4,000 कम हो जाना 33% का तकरीबन बराबर रखता है। इसी तरह 32,000 में से 11,000 कम हो जाना वो भी तकरीबन 33% है। बहरहाल ये मतलब ये तो वो तनासुब है सर, लेकिन ये कि ओवरऑल आपने एक तरफ ये नताइज माने भी हैं और फिर अब ये कहा जा रहा है कि अगर सर ये तमाम चीजें थी तो इस पे पहले यानी एक्शन लेना चाहिए था ना सर। अब जब मतलब इलेक्शन हो गए, उसके रिजल्ट्स आ गए, तो सर ये तो पाकिस्तान में हमेशा से होता है कि जो भी रिजल्ट आते हैं इलेक्शंस के उन्हें माना नहीं जाता, यही कहा जाता है कि जी धांधली हुई, वोटर्स लिस्ट नहीं। मैं आपको इस तरह की कोई बात नहीं करना चाह रहा। जी जी। पिछली दफा पीटीआई का मैंडेट यहाँ पे जो पीटीआई कैंडिडेट था उसको इन्होंने यहाँ पे दाखिल भी नहीं होने दिया था और मैं जो हूँ यहाँ पे आके मूव किया मैंने यहाँ के लांडी में। मालूम करें आप, जाएं चले जाएं गली गली में, मालूम करें वहाँ पे सर्वे करें, मालूम करें वहाँ पे लांडी में 30 से 35 साल के अंदर ऐसी कोई कंपेन नहीं चली है आज तक जैसे कंपेन अब चली है। और उसके अंदर जो है मैंडेट मिला, मुझे कहता हूँ कि मुझे लोगों ने बड़ा अच्छे वोट दिए। मुत्तहिदा को जो वोट है ये वाले जो मिले हैं इसके अंदर जो है वो टेक्निकल वोटिंग इनकी है और वो इलेक्शन से पहले करनी चाहिए थी। आपकी बात सही है, लेकिन जब हम कंपेन में लग जाते हैं चीजों को देखते हैं तो हमें जब लास्ट टाइम पे आपको पता है कि वोटों की पर्चियों की तकसीम लास्ट मोमेंट पे होती है। जब हमने उसको देखा चेक किया तो पता लगा, आपको मैं लाके दूंगा, मैं लिस्ट लाके दिखाऊंगा आपको कि कितना वोट जो है जाली वोट इंदराज हुआ हुआ है यहाँ पर। ठीक है भाई, वोट तब्दीली का बाइस बनता है यहाँ पे जो है जो इन लोगों के हक में चली जाती है क्योंकि इनका अपना मैनेज वोट है, वो इनका अपना मैनेज वोट है जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्शन जो है फेयर इलेक्शन। आप कहेंगे इंतजामिया ने बड़ा फेयर इलेक्शन कराया, मैं उनकी बिल्कुल कहूंगा। रेंजर्स थी मौजूद और फौज मौजूद थी, सब पुलिस ने भी अच्छा काम किया। आजादाना माहौल में हुआ इलेक्शन, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। लेकिन ये वाला टेक्निकल मैटर जो है वो किसी के काबू में नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन को काबू करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो जमात को मेंटेन करते और जाली जहाँ से वोट निकालते, लेकिन उन्होंने नहीं निकाले। और ये वोट मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये वोट इन्होंने यहाँ पे जो है कितना बड़ा परसेंटेज का मामला है, इतनी बड़ी परसेंटेज जाली वोटों की दली हुई है। बिल्कुल 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 ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और गुफ्तगू की। नाज़रीन अब बात करना चाहेंगे यंग डॉक्टर्स के हवाले से। कराची के मसीहाओं ने हड़ताल कर दी है। ये वो यंग डॉक्टर्स हैं जो कि जाहिर सी बात है ओपीडी भी इनके हवाले से चलती है, मुख्तलिफ शोबाजात, वार्ड के राउंड्स और बाकी तमाम चीज़ें जो है ना उसमें यंग डॉक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब इस दफ़ा जो स्ट्राइक की जा रही है वो सिर्फ यंग डॉक्टर्स के हवाले से या ग्रेड 17 के हवाले से नहीं बल्कि तमाम ग्रेड्स के हवाले से की जा रही है। क्या कहना है इनका, क्यों ये हड़ताल पे गए हैं, क्या मुतालबात हैं, वो हम जानते हैं। डॉक्टर वारिस अली, वाइस प्रेसिडेंट यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहते हैं, क्या वजूहात क्या हैं हड़ताल की, क्या मुतालबात हैं आपके? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे मुतालबात बहुत सिंपल हैं। हम 2 साल से सिंध सेक्रेटरीट के चक्कर काट रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट के दरवाजे खटखटा रहे हैं और हमने कहा कि हमने तो ना आप लोगों से दुबई के मरात मांगे हैं, ना कोई सऊदीया से मांगे, ना कोई कतर के मांगे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि KPK और पंजाब के इक्वल किया जाए, इवन दो कि बलूचिस्तान के भी हमसे ज़्यादा है। हमने कहा कि हमारे हाउस ऑफिसर 30 ले रहे हैं, 30,000, तो पंजाब के हाउस ऑफिसर मोर देन 60 ले रहे हैं। अच्छा। हमारे PGs पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग ले रहे हैं 42,000 ले रहे थे, तो वो 80 ले रहे थे। अच्छा। फिर हमें मजबूर किया इन्होंने, हमने धरने दिए, फिर जाके इन्होंने मुश्किल से 65 किया, वो 1 लाख ले रहे। हमारे मेडिकल ऑफिसर की तनख्वाह यहाँ पे 58,000 है और पंजाब मोर देन 1 लाख है। और जिसके पेरी फ्री में हमारे कोई हार्ड अलाउंसेस कोई 70 प्लस 73 तक बनते हैं, यानी तो देही इलाकों में जो लोग काम कर रहे हैं। जी, जिस तरह जैकाबाद है, जिस तरह लाड़काना साइड है, इस तरह अंदरूनी सिंध के जितने सिटीज़ हैं, और पंजाब के उसमें से करीब 2 लाख पे है। अच्छा। और KPK में तो उससे भी ज़्यादा है। सर पहले भी स्ट्राइक हुई थी, पहले भी डॉक्टर साहब मुख्तलिफ स्ट्राइक्स के बाद ये पे स्केल रिवाइज किए गए थे, सारा कुछ हुआ। हम हर थोड़े दिन बाद देखते हैं कोई ना कोई एक सूबा जो है वहाँ के यंग डॉक्टर्स स्ट्राइक कर रहे होते हैं। इससे पहले पंजाब में ही तमाम चीज़ें चलती रहीं, उससे पहले सिंध में चल रही थी, उससे पहले भी पंजाब में चल रही थी। एक सूबा अपनी पैसे बढ़वाता है, फिर दूसरा सूबा बढ़वाता है, फिर तीसरा सूबा बढ़वाता है, इसी तरह एक कोई ना कोई कहीं ना कहीं स्ट्राइक चलती रहती है किसी ना किसी सूबे में। अनफॉर्चुनेटली सर पहले ये पूरा सिस्टम नहीं था। आप अभी भी जाएं सिंध सेक्रेटरीट में, आपको वो डॉक्टर मिलेंगे जो रिटायर हो गए हैं और रिटायर हो रहे हैं और एक ही 17 और 18 ग्रेड में है। मतलब जो प्रपोजल है कि 5 साल के बाद 7 साल के बाद जिस तरह प्रमोशन दिए जाएं, उनको 30 साल हो गए, 20 साल हो गए।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का आपने बयान पढ़ा होगा, रिमार्क्स, उसने कहा कि पाकिस्तान में इवन दो कि जो हमसे 3 गुना पंजाब की ज्यादा है, उसने पंजाब के वाईडीए ने केस लड़ा तो उसने कहा कि मेरे ड्राइवर की जो पे है वो एक डॉक्टर से ज्यादा है। आप अंदाजा लगाएं कि क्या पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स चीफ जस्टिस के ड्राइवर लग जाएं इक्वल पे लेने के लिए, या हमें मजबूर किया जाए। आप पार्शलिटी तो देखें उसकी, और हाईली एजुकेटेड जो है एक तबका है डॉक्टर्स का, FCPS पूरे 30 से 35 साल उम्र गुजर जाती है एजुकेशन करते करते, और उसकी पे एक ड्राइवर से भी कम है, उससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे आपको एक बात जहाँ तक मैंने सुना है, जो मैं जानता हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रेड का जो मूव ओवर होता है ना जी, वो एक तो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी ACR पर डिपेंड करता है। यानी जो डॉक्टर ग्रेड 17 में अपनी तमाम ACR जमा कराएगा हर साल की सिंध सेक्रेटेरिएट में, उसकी बाकायदा रिसीविंग लेगा। उसके बाद जब ग्रेड का मूव ओवर आता है, यानी अगर 17 से 18 ग्रेड में किसी को जाना है, 18 ग्रेड में जब असामियाँ आएंगी और डॉक्टर्स जो है ना वो 19 ग्रेड में मूव होंगे, तो फिर 17 वाले जो हैं वो 18 में मूव होंगे। सर इस तरह जो एक वो होता है, उसमें बाकायदा एक स्केल के ऊपर रेटिंग होती है हर डॉक्टर की, उसमें एक मेरिट लिस्ट निकलती है। जो डॉक्टर्स अपनी ACR नहीं जमा कराते उनका ग्रेड चेंज नहीं होता, और फिर वो एक हाईएस्ट सीलिंग पे आ जाते हैं। जिस तरह बेसिक पे स्केल के साथ इनिशियल बेसिक सैलरी लिखी होती है, उसके बाद हर साल का इंक्रीमेंट लिखा होता है, उसके बाद एक फाइनल सैलरी लिखी होती है। तो सर हो सकता है ना जिन डॉक्टर्स जिनको प्रमोशन नहीं मिली उन्होंने ACR ही ना जमा कराई हो। आप सही कह रहे हैं सर, आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ये बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। जी जी, ये जो ACR है ये हमें नहीं जमा करना होता। हाँ मतलब ये कि ये MS को मेडिकल सुप्रीडेंट को जो हॉस्पिटल वाले हैं वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। अनफॉर्चुनेटली ये डॉक्टर खुद इसको लेके घूम रहा होता है। ये हमारी मजबूरी है कि हमें अगर लेनी है सीनियरिटी तो ये हम अपना खुद करेंगे। इन लोगों से इतनी जहमत ही नहीं होती, गवर्नमेंट की फेलियर की इंतहा है कि वो हम खुद करते हैं और उसके बाद भी 30-30 साल लग जाते हैं। आप अभी जाके चेक करें सिंध गवर्नमेंट में, आप सिंध सेक्रेटरी चले जाएं, आप उनसे पूछें कि हमें वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दिखाएं, उनके पास एक डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं होगी, और वो जो होगी उसकी कॉपी पहले डॉक्टर के पास होगी, उसने रिसीव खुद बेचारे ने जो है ना घूम घूम के जमा कराई होगी, और वो अपने लिए वो जिसकी सिफारिश होगी या कोई हाईली अप्रोचेबल होगा तो मुश्किल से उसका हो जाए। मगर एक प्रॉपर जो ईयरली वाइज होते हैं, हर साल डॉक्टर्स रिटायर होते हैं, तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है सिंपल सी कि जिस साल में जो डॉक्टर जितने रिटायर हो जाए, आप ईयरली एक प्रोग्राम रखें, जो हमारा 5 साल के बाद जो प्रमोशन होता है आप उसको प्रमोट करें। और जो तनख्वाहें देखो पंजाब दे रहे हैं, KPK दे रहे हैं, हमने तो कभी पहल नहीं की, हमने तो कभी स्ट्राइक नहीं की। आप देखिए हमने सिर्फ जाके ये रिक्वेस्ट की कि सर आप उसके इक्वल करें। तो इन लोगों ने, हालत तो ये है कि 1 वीक के अल्टीमेटम में हमने कहा कि सर ना हम इमरजेंसी बंद करना चाहते हैं, ना हम गरीब पेशेंट्स को जो है ना सफर करना चाहते हैं। कराची आपके मुज़ाकरात अभी किससे हुए हैं ये मुझे बताएं, किससे मुज़ाकरात हुए हैं आपके, किसी से डायरेक्ट इन मुतालबात से सर 2 सालों से हमने चक्कर लगाए हैं। मैं सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई है, डिप्टी सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई है, बस वो जो लॉलीपॉप जो ब्यूरोक्रेट्स देते हैं, हाँ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मिनिस्टर साहब मतलब पिछले मिनिस्टर से मिले हैं। ये मिनिस्टर तो सर आपको भी पता है कि सिंध में CM से ज्यादा पावर रखती है, ये हम गरीबियों से कहाँ मिलेगी। इससे तो मिलने के लिए तो बहुत बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये तो स्ट्रगल पे आप निकल बैठे हैं। ऑफ कोर्स। तो आगे का क्या प्लान है, अगर मुतालबात ना माने गए तो क्या किया जाएगा? सिंपल है सर, हम चाहते हैं, हम अभी भी चाहते हैं कि हमारे साथ टॉक्स करें, हमारे दूसरे सूबों के इक्वल हमें मुराद दे दें। हमने और कुछ भी नहीं मांगा है। अच्छा, आप ये बेहतर नहीं समझते कि बजाय इसके कि टोटल OPD बंद करना, आप 1 या 2 घंटे की स्ट्राइक जारी रखें बाजुओं पे, जिस तरह एक महज़ब तरीके से किया जाता है कि 1-1 2 घंटे की स्ट्राइक की जाती है, मीडिया पे बात की जाती है, काली पट्टियां बांधी जाती हैं। जो ऐसे मरीज़, जो जाहिर सी बात है, देखें आपको सिंध गवर्नमेंट बाकायदा एक कमीशन के इम्तिहान के बाद आपको अपॉइंट किया जाता है, और ख़ास तौर पे डॉक्टर्स को जो अपॉइंट किया जाता है वो बेसिकली आवाम की खिदमत का भी एक उसमें उनसे शामिल होता है। तो आप ये नहीं समझते कि जिस मकसद के लिए आपको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है वो मकसद ख़त्म नहीं होना चाहिए? उसके साथ साथ एहतजाज का हक हर आदमी रखता है, आप एहतजाज भी करें, लेकिन 1 या 2 घंटा एक ऐसा रखेंगे जिसके अंदर आप एहतजाज करें। बाकी टाइम पे कम से कम जो बेचारे ऐसे गरीब गुरबा मजदूर हैं, देखिए आपको ये भी तो ख्याल करना चाहिए ना कि अंदरूने सिंध से कराची के सरकारी अस्पतालों पे पूरे सिंध का लोड होता है।
क्योंकि टर्शियरी हॉस्पिटल्स हैं सारे जिन लोगों में आप मतलब जिन हॉस्पिटल्स में आप काम करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि कराची पे सिर्फ पूरे सिंध के मरीज नहीं आते, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसमें बलूचिस्तान के आते हैं, पंजाब के आते हैं, आज़ाद कश्मीर से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, ईरान से आते हैं। इतना वर्कलोड है, इसका कोई इन लोगों के पास कोई सिस्टम नहीं है कि वहाँ से रेफरल के साथ पेशेंट आ जाए। कश्मीर से उठता है, वहाँ के लोकल पूरे इस हॉस्पिटल को बाईपास करके यहाँ पे पहुँचता है मरीज। अफगानिस्तान से मरीज यहाँ पे पहुँचता है, ईरान से पहुँचता है, पंजाब से पहुँचता है। हम सबको वेलकम करते हैं, हम पुअर पेशेंट्स की खिदमत के लिए। आप तो सर 1-2 घंटे की बात कर रहे हैं, हमने तो 1 वीक उन लोगों को दे दिया है। 1 वीक सर, अब तो 1 वीक तक हमने उन लोगों को कहा है कि प्लीज आप बात करें, हम आपसे न सऊदिया की मांगते हैं, न दुबई की पे मांगते हैं, न किसी और मुल्क की। इतनी बेहसी, इतनी सिंध गवर्नमेंट की नाअहली, जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम। इतनी इन लोगों से जुर्रत नहीं हुई कि हमें एक कॉल कर दें, हमें बुला लें, हमसे बात करें, हमसे बैठ जाएं। हम क्यों जाएंगे? कौन जाएगा अपने ड्यूटी छोड़ के? इतने हाईली एजुकेटेड बंदे हम चाहेंगे कि हमारे किसी पेशेंट को तकलीफ हो? आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ग्रेड के डॉक्टर्स साथ हैं आपके? यानी सिर्फ 17 ग्रेड वाले हैं या 18, 19, 20 तमाम डॉक्टर्स? सर अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ द जो डाओ है उसमें 19 ग्रेड जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो अपॉइंटमेंट होती है वो 70,000 पे होती है, जिसकी 40 साल की उम्र तक तो वो पढ़ते रहते हैं। FCPS इक्वल टू PhD है। वो भी यंग डॉक्टर्स में आते हैं? ऑफ कोर्स। अच्छा, हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि हाउस ऑफिसर से लेके अब हम नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं है सिस्टम को। सपोर्ट हासिल है सीनियर डॉक्टर्स की, यानी मैं बात कर रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, प्रोफेसर्स, इन्होंने आपके साथ कोई ऐसी यकीन दहानी कराई है कि आपकी इस जद्दोजहद में आपका साथ देंगे? बाज़ दफ़ा ये होता है सर, देखें यंग डॉक्टर्स एक स्ट्राइक करते हैं, सारे जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, उसके बाद जब कोई एक्शन लिया जाता है तो उसमें पिसने वाला जो तबका होता है वो यंग डॉक्टर्स का होता है, खासतौर पे उनका जो PG स्टूडेंट्स होते हैं, जो कमीशन्ड डॉक्टर्स भी नहीं होते, जो टेम्प्रेरी जॉब पे होते हैं, वो ज़्यादा पिसते हैं। जो परमानेंट जॉब पे होगा, जो कमीशन करके आया है, वो पीछे हट जाएगा। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स जो है ना वो भी पीछे हट जाएंगे। वो बेचारे हाउस ऑफिसर्स और PG स्टूडेंट्स जो है ना वो तमाम जो मजालिम है वो बर्दाश्त करते हैं जिस वक्त स्टेट एक्टिव होती है और उसके बाद फिर कोई ना कोई कार्रवाई की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त गुजर गया जी कि कोई छोटे तबके को तकलीफ देगा और सिंध के डॉक्टर खामोश रहेंगे। एक बात सर याद रखें कि चोर चोर होता है, हक के रास्ते पे जो होता है वो हक पे होता है। सिंध गवर्नमेंट की नाअहली और चोरी पूरी दुनिया देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि 7 दिन तक इतने नाअहल लोग हैं, आके बात नहीं कर सकते, आंखें नहीं मिला सकते कि भाई आए टेबल टॉक्स करें, बात करें। हम क्यों नहीं करेंगे? हम हाईली एजुकेटेड बंदे हैं। जब प्रोफेसर्स को पता है कि मेरी 40 साल उम्र गुजर गई, मुझे 70,000 देंगे, तो क्या वो हमारे साथ नहीं निकलेगा? इस वक्त अगर वो हमारे साथ नहीं होते तो कराची से कश्मीर तक, किंजर से कारूंझर तक पूरे सिंध में डॉक्टर सरापा एहतजाज नहीं होते। ये इन लोगों ने मजबूर किया, सीनियर से टॉप सीनियर से लेके जूनियर्स तक। अगर वो किसी तकरीबन कितने डॉक्टर्स आपके साथ हैं? अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स तो क्या कहेंगे आप, जो वाकई आपके साथ हैं, जो आपके पास रजिस्टर्ड हैं और आपकी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का हिस्सा हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने सिर्फ कॉल दी है और पूरे सिंध के डॉक्टर्स के प्रेशर के ऊपर उन्होंने कहा भाई हम पूरे पाकिस्तान में पिस रहे हैं, सिंध ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि हमारे साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है? तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे सिंध में कोई ऐसा हॉस्पिटल दिखा दें कि जहाँ पे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं तो आप बता दें, क्योंकि हमने कहीं पे जाके डंडा नहीं रखा, हमने किसी को जाके नहीं कहा कि आप हॉस्पिटल बंद कर दें। डॉक्टर मौजूद है, मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो अपने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिंध के डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। अगर जो आपके मुतालबात हैं, जो आप मैसेज देना चाहें या जो अपनी आवाज़ हुकूमत सिंध तक पहुँचाना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हुकूमत सिंध तक अपनी आवाज़ पहुँचा दें, फिर मैं प्रोग्राम का अख्ताम करूँगा। सर हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो पेज हैं हाउस ऑफिसर से लेके प्रोफेसर तक इक्वल टू पंजाब और KPK किया जाए, सर्विस स्ट्रक्चर को टाइमली प्रमोट किया जाए, पर ईयरली सेटिंग होना चाहिए जो पर ईयरली इफेक्टिव हो,
ऐसे नहीं कि हमें ये रोज रोज हमें एहतजाज पे मजबूर करें, बाकायदा था कि एक सिस्टम के तहत जो है ना हर साल वो बढ़ते जाए ताकि हर साल आप लोगों को एहतजाज ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वारिस साहब ने हमें ज्वाइन किया। उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत इस पर एक्शन लेगी और शिकायत हैं उनको दूर करेगी। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।